अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी। अच्छा बच्चों, स्टडी बडी में हमने कल जो है ना क्लास 10th में डिजीजेस डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, रेस्पिरेटरी। आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमने गैसियस एक्सचेंज जो है ना इन ह्यूमंस चैप्टर क्लास 10th में शुरू किया हुआ है। तो जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस को अभी ज्वाइन किया तो काइंडली अगर आप पीछे से कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उन वीडियोस को देख लें आपको, ताकि आसानी हो। मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान में वो बच्चे जो इनके पास अच्छी ट्यूशंस अवेलेबल नहीं, या वो जा नहीं सकते, या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको आसान से आसान अल्फाज में बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं, ताकि उनको बायो सब्जेक्ट बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। तो चलते हैं अपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलें जी, कल हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में 3 डिसऑर्डर्स का जिक्र किया था, ब्रोंकाइटिस, एम्फीजीमिया और उसके बाद हमने निमोनिया का जिक्र किया था। मैंने आपको बताया था कि निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में मोस्टली आप लोग अवेयर हैं। अब इसमें लंग से रिलेटेड 2 ऐसी डिजीज है जिनके बारे में आपको मालूम तो होगा, लेकिन ये किस तरह होती हैं, इनके कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं, ये कैसे इफेक्ट करती है, इनको इनसे कैसे बचा जा सकता है, ये सब जानना आप लोगों के लिए, बल्कि एक आम इंसान के लिए भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जरूरी नहीं कि वो बच्चा जो बायोलॉजी पढ़ रहा है वही इस डिजीज की स्टडी के बारे में जाने, उन इंसानों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है जिनको कोई ऐसे लाइफ इश्यूज प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको पता होना चाहिए कि ये डिजीज हमारे लिए कितनी हजारडोज नुकसानदेह हो सकती है। तो पहले बात करेंगे एस्थमे की अब एस्थमा वर्ड आपने अक्सर सुना होगा कि एस्थमा है जी, इसको एस्थमा है। अब एस्थमा खुदा न खास्ता कोई डेडली डिजीज नहीं है, लेकिन ये किस वजह से होती है चले आए। इसको हम एक एलर्जिक रिएक्शन भी कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी स्पेसिफिक एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। अब एलर्जी देखिए, अक्सर लोगों को किसी न किसी चीज से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जब वो पार्टिकल उनके सामने आता है तो वो फौरन छींके मारना शुरू कर देते हैं और आपको पता चल जाता है कि जी मुझे एलर्जी हो गई है। और नेक्स्ट, अगर मैंने इस एलर्जी को प्रिवेंटिव मेजर्स ना लिए तो क्या होगा कि मेरी जो तबीयत है ना, वो सारा मौसम सर्दी है, गर्मी है, ये कुछ भी है, मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी। तो एस्थमे में असल में होता क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। मैंने आपको बताया था कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो एयर पैसेजवेज हैं, जो लंग्स की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे फेफड़ों की तरफ जा रहे हैं। इन्फ्लेमेशन मैंने आपको बताया था किसको कहते हैं, स्वेलिंग को कहते हैं, सूजने को कहते हैं। तो हमारे ब्रोंकाई स्वेल करते हैं, लेकिन वो किस वजह से स्वेल करते हैं, वो इस वजह से स्वेल करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा इरिटेंट आया है जिससे कि हम एलर्जिक हैं, और ये जो और उस एलर्जी की वजह से क्या हुआ, वहां पे स्वेलिंग होगी। अब जब वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, तो मैंने आपको बताया था जब कोई चीज स्वेल हो जाती है, जैसे आपके हाथ सूज जाते हैं, आपको बाहर से नजर आ रहा है कि स्वेल है, इंटरनल स्वेलिंग तो आपको नजर नहीं आती। जब वो स्वेल होते हैं तो वो ज्यादा म्यूकस सिक्रीट करते हैं, इनमें म्यूकस की तादाद ज्यादा सिक्रीशन की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका अलर्ट सपोज अगर एयर पैसेज वे इतना खुला है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो एयर पैसेज वे तंग होना शुरू हो जाएगा, उसमें हवा को अपने गुजरने के लिए जो स्ट्रीम लाइन है ना, वो तंग फील होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको लगेगा कि मुझे घुटन महसूस हो रही है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब एक इंसान को पता चल गया है कि मुझे किस चीज से एलर्जी है, तो उसको उसके फैक्टर्स का पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ, दुनिया में मोस्टली लोगों को एलर्जी किन किन चीजों की वजह से होती है। कुछ लोगों को एलर्जी होती है, वो गंदगी में नहीं रह सकते, डस्ट एलर्जी जिसे हम कहते हैं, कि जरा आंधी तूफान या कोई डस्ट आ गया, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई सफाई कर रहा है, तो वो डस्ट आपके अंदर चला गया और आपको फौरन रिएक्शन हो गया और उस डस्ट की वजह से आपको प्रॉब्लम शुरू हो गई। अच्छा, कुछ लोगों में पोलन एलर्जी होती है। अभी जो पोलन एलर्जी होती है ये सीजनल होती है, यानी कि आपको पता है कि ये पोलन इस सीजन में जो है ना हवा में ये ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसकी वजह से उस सीजन में लोगों को पोलन एलर्जी होगी। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि जब भी ये लोग बाहर ट्रैवल करें, या बाइक पे जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, इवन दो इफ दे आर डूइंग वॉक भी कर रहे हैं, दे मस्ट वेयर मास्क। उनको मास्क लाजमी पहनना चाहिए, क्योंकि बाय चांस अगर खुदा न खास्ता वो पोलन का कोई भी पार्टिकल उनके नाक के थ्रू
उनके एयर पैसेज वे में चला गया तो वो क्या होगा, वो उनको एस्थमा की प्रॉब्लम को ज्यादा इंक्रीज कर देगा, ज्यादा। पहले तो वो सुप्रेस हुई हुई है, वो प्रॉब्लम उनकी बॉडी में चल रही है, लेकिन होता ही है कि वो नॉर्मल रह रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई पोलन आता है तो वो क्या हो, जो डिजीज सुप्रेस हुई होती है, जो डिजीज दबी होती है, वो फौरन एक्सप्लोर होकर बाहर की तरफ आती है और आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसी तरह कुछ लोगों को परफ्यूम से भी एलर्जी होती है, कि परफ्यूम लगाया उसके स्प्रे से, उसकी खुशबू से जो है ना उनको एलर्जी स्टार्ट होगी। तो आपको पता है कि ये एलर्जी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जरूरी नहीं कि सबको डस्ट से एलर्जी हो, जरूरी नहीं कि सबको पोलन से ही एलर्जी हो, और जरूरी नहीं कि सबको परफ्यूम से एलर्जी हो। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। और जब एक इंसान को अपनी एलर्जी का पता चल जाता है कि मेरी किस किस्म की एलर्जी है, तो ऑब्वियसली उसको अवेयरनेस हो गई है, तो उसने बाद में अपना ख्याल खुद रखना है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं एस्थमा के? इसके सबसे जो बड़ा सिम्टम्स होगा कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपने इसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। जब मैंने ब्रोंकाइटिस कहा था, एस्थमा क्या होगा कि जब आपको लगा कि इस टाइम पर ये डस्ट आया और मुझे फौरन जो है ना मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो ये किसी एलर्जी की वजह से। ब्रोंकाइटिस में तो था ना कि कॉन्टिन्यूसली कफिंग हो रही है, बार बार विजिंग हो रही है, गड़गड़ाहट हो रही है। इसमें जैसे ही डस्ट आई, जैसे ही पोलन आया, आपकी तबीयत खराब हुई, आपको पता चल गया कि अब इस सीजन में मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है कि मुझे एलर्जी है किसी चीज से, या मैं एस्थमेटिक पेशेंट हूँ। प्लीज इसमें ये आपने परेशान नहीं होना। इसके लिए एक केमिकल्स निकले हैं जिनको कि हम कहते हैं इनहेलर्स। क्या कहते हैं? इनहेलर्स। अब इनहेलर्स क्या करते हैं कि जब हम इन केमिकल्स को जस्ट स्प्रे करते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारे वो जो एयर पैसेज वेज जिनका मैंने बताया था कि वो तंग हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, उनको क्या करते हैं? डायलेट करते हैं। डायलेट करने को बेसिकली क्या कहते हैं? ओपन करते हैं, खोलते हैं। तो आपको ये समझ आ गई कि एस्थमा बेसिकली क्या है? एक किस्म की एलर्जी है, और एलर्जी भी आपको सीजनल भी हो सकती है, आपको किसी कॉजेटिव एजेंट की वजह से भी हो सकती है, लेकिन इसमें आपको उसी दौरान जब एलर्जी हुई है तो आपको पता चल गया कि आप कोई ना कोई एस्थमा की वजह से है, लेकिन ब्रोंकाइटिस के साथ आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। अब चलते हैं लंग कैंसर की तरफ। लंग कैंसर आपने नाम सुना होगा, जिसे फेफड़ों का कैंसर भी कहते हैं, या फेफड़ों का सरतान कहते हैं उर्दू में। लंग कैंसर बेसिकली आपको पहले बताती चलूं कि कैंसर क्या होता है। कैंसर आपको पता है कि हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से में जो सेल्स हैं उनकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन, यानी कि अनकंट्रोल्ड डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो डैमेज सेल्स हैं, और वो क्या करेंगे, वो किसी भी लोकलाइज्ड एरिया में सेल में, टिश्यू में कैंसर कॉज कर देंगे। अब जो फेफड़ों का कैंसर होता है, इसमें भी सेल डिवीजन होती है, और ये सेल डिवीजन क्या होगी? अनकंट्रोल्ड होगी। आपके इख्तियार में नहीं होगा कि आप इस सेल डिवीजन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? अब ये सेल क्या करेंगे? उस लंग को, इस हिस्से को डैमेज कर देंगे, नुकसान पहुंचा देंगे। अगर इस लंग कैंसर को आपने टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो क्या करेगा? ये जो लंग्स का कैंसर है ये फैलता जाएगा, और ये इतना फैल जाता है कि लंग्स के इर्द गिर्द जो दूसरी ऑर्गन, जिसे एडजेसेंट ऑर्गन्स कहते हैं, दे आर ऑल्सो, वो उसको भी इन्वेड कर सकता है, उन पर भी कब्जा कर सकता है, और कैंसर वहां तक भी लेकर जा सकता है। तो इसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके सिम्टम्स की तरफ आते हैं। देखिए, इसके सिम्टम्स बड़े ही सिवियर किस्म के होते हैं। इसमें ये होता है कि जब पेशेंट, आपको पता है कि बार बार उसको कफिंग हो रही है, अब आपने उस कफिंग को ट्रीट नहीं किया, खांस रहा है, सारी सारी रात खांस रहा है, हमने उसको ट्रीट नहीं किया, अब वो करते 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 क्या करता जाएगा? जैसे मैंने आपको बताया कि आपके एम्फिजीमिया में आपके एल्वेलाई डैमेज हो गए। अब एल्वेलाई तो डैमेज हो गए, अब हो क्या जाएगा? जो लंग कैंसर है उसमें अगर लंग्स के कुछ सेल्स इफेक्ट हुए हैं, आपने उसको शुरू में ट्रीट नहीं किया, वो बढ़ते बढ़ते पूरे लंग को डैमेज कर देगा, और पेशेंट को ब्लड की वॉमिट्स आएंगी। सबसे बड़ा साइन इसका ये होता है कि वो पेशेंट करता है, कफ करता है, ब्लड, खांस रहा है तो उसके साथ साथ उसको ब्लड भी आ रहा है, खांसी के साथ साथ ब्लड भी आ रहा है, और साथ उसका वेट लॉस बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि आम इंसान था, बिल्कुल ठीक, अच्छा भला था, उसका वेट एकदम से गिरना शुरू हो गया, और कफ बार बार आ रही है, और कफ के साथ, बलगम के साथ वो ब्लड भी आ रहा है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे कॉजेज हैं, कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जिनकी वजह से लंग कैंसर होता है। हम समझते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हमने तो कोई सिगरेट नहीं पी, लेकिन हमें भी लंग कैंसर हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। अब वो पॉजिटिव एजेंट्स की तरफ चलते हैं। वो 4 पॉजिटिव एजेंट्स हैं जिनके बारे में आप सबको फिंगर टिप्स पे बताना चाहिए कि ये पॉजिटिव एजेंट है। तो पहला जो पॉजिटिव एजेंट है वो आपके कार्सिनोजेंस होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो कि आप स्मोकिंग के थ्रू लेते हो। ये कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं। और जितने लोग ज्यादा स्मोक करते हैं वो क्या होता है, उनको लंग्स को डैमेज कर देता है। इसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज आयनाइजिंग रेडिएशंस। रेडिएशंस, शुआएं। अब ये रेडिएशंस कहाँ पे होती हैं? रेडिएशंस, ये जो शुआएं होती हैं, ये आपने अक्सर देखा होगा कि आपको कहा जाता है कि किसी हॉस्पिटल में आप जा रहे हो, बच्चे जा रहे हैं जहाँ सीटी स्कैन की मशीन है, जहाँ एक्सरे की मशीन है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको केयरफुल होना पड़ता है इन मशीन की। इवन दो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, कहीं पे ऐसा काम हो रहा है जहाँ पे यूरेनियम की प्रोडक्शन हो रही है, उधर काम करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान से काम करना चाहिए। अपनी बॉडी को कवर, अपने नोज को कवर। आपने देखा होगा जब साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो वो उन्होंने मास्क चढ़ाया होता है, स्पेशल किस्म के उन्होंने सूट्स पहने होते हैं। वो इसलिए पहने होते हैं कि कोई ऐसी रेडिएशन जिससे तापकारी निकलती है वो आपकी बॉडी को अफेक्ट ना करें, आपके वो एयर पैसेज वे से आपकी बॉडी के अंदर ना जाएं, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो प्लीज जब कभी आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आप लोग क्या करते हैं, बच्चों को साथ ले जाते हैं जहाँ रेडिएशन वाली जगह है, कोशिश करें कि बच्चों को कम से कम इंटरेक्ट करवाएं ऐसी जगहों पर। खुद भी कोशिश करें कि जब ऐसे हॉस्पिटल किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं तो आप मास्क प्रॉपर पहन के जाएं, अपने आप को सैनिटाइज करके जाएं और इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। अच्छा, तीसरी जो चीज आती है वो होती है वायरल इन्फेक्शन। मैंने आपको जैसे बताया कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, वायरल इन्फेक्शन हो गया, हमने वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करना होता है। हम वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करते, हम उसको प्रोलॉन्ग रहने देते हैं। कोई बात नहीं है, हो जाएगा ठीक, हम मेडिसिन नहीं लेते, हम उसको सीरियस नहीं लेते। लेकिन जब वायरल इन्फेक्शन लॉन्ग लास्टिंग आपकी बॉडी में, लंग्स के अंदर वो वायरस रहेगा, तो वो वहां अपना काम करेगा, वो आपकी ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, वो आपके सेल्स को डैमेज करेगा। और जब आपके सेल्स डैमेज करेगा तो ऑब्वियसली आपके सेल्स डैमेज होकर वो सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे अनकंट्रोल्ड वे में, और वो क्या करेंगे, वो लंग कैंसर कॉज कर सकते हैं। इसमें जो चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि घरों में किसी के हस्बैंड्स, किसी के फादर, किसी के भाई, या किसी आप ऐसी सोसाइटी में बैठते हो जहाँ लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं और बंद कमरा है। अब वो स्मोकिंग कर रहे हैं और आप मजे से बैठे हुए, यू आर चिलिंग विद देम, बट वो स्मोक का जो धुआं है वो किधर जा रहा है, वो आपकी उनके अंदर तो जा ही रहा है, उनको तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, वो आपके अंदर भी जा रहा है। इस किस्म की स्मोकिंग जो आपके इर्द गिर्द हो रही होती है उसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। पैसिव स्मोकिंग का मतलब है आप खुद तो स्मोक नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग स्मोक कर रहे हैं आप उनसे कुछ ना कुछ ले रहे हो, आप कुछ ना कुछ पार्टिकल्स, कार्सिनोजेंस आप अपने एयर पैसेज वे के थ्रू वहां से ले रहे हो, और जिसकी वजह से पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी लंग कैंसर के चांसेस होते हैं उन लोगों में ज्यादातर जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जिनको फौरन रिएक्शन कर जाते हैं। अब देखिए, आप एक ऐसे ग्रुप में बैठ रहे हो जहां बार बार स्मोकिंग हो रही है और आप डे एंड नाइट वहां पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप अपनी एयर जो है वो आपकी प्योर तो ना हुई, आप तो वो इम्प्योरिटीज अपने अंदर लेते जा रहे हो, और वो इम्प्योरिटीज क्या कर रही है, वो आपके लंग्स को डैमेज कर रही है। अब हमारा एज अ नेशन वर्ल्ड वाइड सिटीजन, हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमारा गोल ये होना चाहिए कि इलिमिनेट टोबैको स्मोकिंग। हमने टोबैको स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करना। आपने अक्सर टीवी पे देखा होगा कि जब सिगरेट का कोई ना कोई एड चलता है तो उसके साथ लिखा जाता है और बोला जाता है कि तंबाकू नोशी मोजरे सेहत है। वो बार बार आपको अलार्म दे रहे होते हैं कि हम इसको इसलिए प्रमोट नहीं कर रहे कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, हमने आपको खबरदार कर दिया है कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा काम कर रही है, और ताकि इसको प्रिवेंट किया जाए, इसको रोका जाए, और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि हेल्दी रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर आप स्मोकिंग नहीं करें तो आप जरा स्मोकर
जो वहां बैठे हुए हैं उस महफिल से भी इज्तनाब करें। तो होप सो आपको आज एस्थमा और लंग कैंसर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो काइंडली प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम फिर नेक्स्ट जो है ना आने वाली वीडियोस में आप देखें कि जो टॉपिक्स हैं वो हम आपको पढ़ाते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान आपने रखना है कि इसमें कोई भी एमसीक्यू आप मेमोराइज नहीं कर सकते जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो हर चीज को कॉन्सेप्टुअल क्लियरेंस के साथ आपने लर्न करना है। थैंक यू।